नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तमिलनाडु में स्थित एक उत्खनन क्षेत्र जिसका नाम है कीलादी क्षेत्र। ये बीते कुछ समय से चर्चा में है। कुछ राजनीतिक विवाद हैं और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ हैं। इन्हीं सबको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी इतिहास विषय में रुचि है तो आपको आर्य सभ्यता, द्राविड़ सभ्यता और पुरातत्व की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं उनकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ में कीलादी खुदाई जो एक तमिल सभ्यता हो सकती है, उसकी महत्वपूर्ण अवशेष क्या मिले हैं उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। संदर्भ ऐतिहासिक है और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। केलादी खुदाई जो एक प्राचीन तमिल सभ्यता हो सकती है, ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? देखिए, यहां पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई और मदुरई के पास एक जगह है कीलादी। वहीं पर किया गया है उत्खनन। और ये उत्खनन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो केलादी साइड है, केलादी खुदाई, ये मदुरई के पास है और ये प्राचीन तमिल सभ्यता हो सकती है। इस वजह से ये चर्चा में है। ये कहां पर स्थित है? केलादी जो है वो शिवगंगा जिले में स्थित है। और कई बार नदियां पूछ लेते हैं, वो आपसे बोलेंगे प्राचीन तमिल स्थल जिसकी हाल ही में खुदाई की गई है, नाम है कीलादी या केलादी। ये कहां पर स्थित है, किस नदी के तट पे? तो ये बैगई नदी से इसका संबंध है। इसे बैगई नदी घाटी सभ्यता भी कहा जा रहा है। और ये 2500 से 2800 वर्ष पुरानी हो सकती है। 800 बीसी से 600 बीसी के मध्य हो सकती है। केलादी ये चर्चा में है। केलादी बस्ती 2800 वर्ष पुरानी हो सकती है, ये इस खोज से पता चल रहा है। और ये एक विकसित शहरी और औद्योगिक बस्ती थी। मतलब कि जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से की जा रही है। विकास भी था, शहर भी थे और उद्योग भी लगे हुए थे। यहाँ पे मनके मिले हैं, मिट्टी बनाने के कारखाने मिले हैं और बहुत सारी जो है वो ऐसे जैसे आर्टी क्राफ्ट बोलते हैं, ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये भी पता चल रहा है कि इस सभ्यता के लोग पढ़े लिखे भी थे। इस वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। अब देखिए, ये इसमें किन विधियों का प्रयोग किया गया, किस तरीके से पता चला कि ये 2800 वर्ष पुरानी हो सकती है, 800 बीसी की हो सकती है? तो उसके लिए पुरातत्व डेटिंग की कुछ विधियां होती हैं। जो आर्कियोलॉजिकल टाइमिंग होती है, ये आर्कियोलॉजिकल टाइम पीरियड या आर्कियोलॉजी जो डेटिंग होती है उसकी कुछ मेथड होती हैं। एक होती है रिलेटिव डेटिंग, जिसे सापेक्ष डेटिंग कहा जाता है, और एक निरपेक्ष डेटिंग कहा जाता है। स्ट्रेटिग्राफी जो है और जो शैली विश्लेषण है वो सापेक्ष डेटिंग में आता है। स्ट्रेटिग्राफी में क्या किया जाता है? स्ट्रेटिग्राफी में खुदाई में परतों को क्रम के अनुसार वस्तुओं की सापेक्ष आयु तय की जाती है। एक प्रकार से जो पहले से जिनका टाइम पीरियड पता है उनसे तुलना की जाती है कि ये इसके पहले की है या इसके बाद की है। ठीक है। गहराई जितनी अधिक, वस्तु उतनी पुरानी मानी जाती है। मतलब जितनी गहराई से वस्तु मिलती है उतनी पुरानी मानी जाती है। किस पुरातात्विक विधि के अनुसार? सापेक्ष डेटिंग के स्ट्रेटिग्राफी के अनुसार। ठीक है। शैली विश्लेषण की बात करें तो इसमें कलाकृतियों की शैली को ज्ञात कालखंडों के आधार पर तुलना की जाती है। सबसे फेमस है कार्बन डेटिंग, जो है कार्बन 14 डेटिंग। ये आती है एब्सोल्यूट डेटिंग में। इसमें कार्बन 14 के माध्यम से 50,000 वर्ष पुरानी कार्बनिक वस्तुओं का समय ज्ञात किया जाता है, जैसे हड्डियां, बीज, वस्त्र। मतलब जिनमें कार्बन मौजूद होता है उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है, जिसमें यूजफुल रहता है C14। और इससे 50,000 वर्ष पुरानी जो अवशेष मिलते हैं उनकी आयु निर्धारित की जाती है। किस विधि से? C14 कार्बन डेटिंग जो है उसे कहा जाता है। साथ में थर्मोलिमिनिसिस होता है। इसमें वस्तु को गर्म करके उसमें जवा विकिरण की मात्रा से मापा जाता है। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है। इसमें वृक्षों की छालों की गिनती और पैटर्न से आयु की निर्धारण किया जाता है। देखिए, लकड़ी वगैरह के औजार के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हड्डियां वगैरह के लिए कार्बन 14 डेटिंग महत्वपूर्ण होती है। और जो परतों के माध्यम से खुदाई की जाती है, जितनी गहराई तक खुदाई की जाएगी उससे आयु जो पता चलती है
वो स्ट्रेटिग्राफी होती है। इस तरीके से कार्बन डेटिंग करी जाती है और इन्हीं धातुओं का, इन्हीं चीजों का प्रयोग मुख्य रूप से स्ट्रेटिग्राफी जो है इसको प्रयोग किया गया है केलादी की खुदाई में। जिससे क्या क्या मिला है, देखिए यहां पर ये जो सारी चीजें हैं ये केलादी साइड से मिली महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या है ये, देखिए सबसे पहले तो खुदाई में क्या क्या मिला है, कहां की खुदाई की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं केलादी या कीलादी जिसे कहते हैं उसकी खुदाई की। यहां पर तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख मिले हैं, हाथी दांत से बने पासे और खेल के टुकड़े मिले हैं, कुएं मिले हैं, ईंटों के मकान मिले हैं, छत की टाइलें मिली हैं, छिद्रित पाइप मिले हैं, रंगाई के टैंक मिले हैं और शहरी संरचनाएं मिली हैं। व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं जो रोमन वस्तुएं और मनके मिले हैं। ठीक है, साथ में 20,000 से अधिक पुरा अवशेष मिले हैं। मतलब कि यहाँ पे स्क्रिप्ट भी मिली है, यहाँ पे एविडेंस के तौर पे मिट्टी के बर्तन, कुएं, ईंटें, मनके, व्यापार के साज और व्यवस्थित शहरी संरचना मिली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से व्यवस्थित जो है ये संरचना यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर ये व्यवस्थित तरीके से ये चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये सारी चीजें, इसी प्रकार की चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। तो कुछ इतिहासकार और कुछ विशेषज्ञ इसकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण से कर रहे हैं। तो ये एक शहरी सभ्यता हो सकती है, ऐसे निष्कर्षों में जानकारी मिल रही है। लेकिन कुछ चीजों को देखो, कोई इसको संगम काल से भी पुराना मान रहा है, संगम काल के पहले का बता रहा है, जो समृद्धि, शहरीकरण और साक्षरता और व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है। लिपि और साक्षरता, तमिल और ब्राह्मी लिपि मिली है जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या हुए थे, पढ़े लिखे थे। आर्थिक गतिविधियां मिली है, मतलब औद्योगिक उत्पादन और कृषि, कपड़ा निर्माण और मन का निर्माण के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये जो केलादी जगह थी, यहाँ से उत्खनन से पता चला है कि संगम काल से पुरानी थी, आर्थिक रूप से समृद्ध थी, विकसित थी, व्यवस्थित थी और व्यापार, कृषि सारी चीजों को यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन कुछ यहां पर विवाद हो गए हैं। ये व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर अमरनाथ रामकृष्ण। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। आपके लिए बता दें कि यहां की खुदाई 2014 में शुरू हुई थी। फर्स्ट और सेकंड फेज में महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर अमरनाथ रामकृष्णन की, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी हैं। इन्हीं के नियंत्रण में, इन्हीं के संरक्षण में ये खुदाई करी गई थी। इनने 950 पेज की क्या बनाई, रिपोर्ट बनाई, जिस रिपोर्ट को पहले तो स्वीकार कर लिया गया जिससे ये हाईलाइट में आ गई। बाद में एएसआई ने इनसे रिपोर्ट दोबारा बनाने को कहा जिसको इन्होंने मना कर दिया। इस वजह से केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार आमने सामने आ गई और एक कौन सा बहस शुरू हो गई, राजनीतिक बहस शुरू हो गई। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि केलादी जो है या कीलादी जो जगह है वो प्रमाण जो है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को अधिक विविध और शायद पहले का दिखाता है। और इसमें जो है केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच राजनीतिक विवाद बन गया। ऐसा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है वो आर्य सभ्यता को समर्थन करती है और जो तमिलनाडु सरकार है वो द्रविड़ सभ्यता को समर्थन करती है। तो आर्य पहले आए थे, वैदिक सभ्यता बड़ी है या द्रविड़ सभ्यता बड़ी है, द्रविड़ सभ्यता प्राचीन है, इसको लेकर डिबेट शुरू हो गया। देखिए, इतिहास के लिए जरूरी है कि सहमति बने, वाद विवाद हो जाए लेकिन एक सहमति बनना चाहिए। जो साक्ष्य हैं उनको स्वीकार किया जाना चाहिए, साक्ष्यों की सही तरीके से जांच की जानी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये विवाद जब बढ़ते हैं ना तो उससे ऐतिहासिक चीजों पर प्रश्न खड़े होते हैं और फिर समस्या होती है इतिहास में, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीजें समय लगा के तो सही रास्ते पर, सही सहमति पर पहुंचा जाता है और विवाद उसको और पीछे ढकेल देते हैं और क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं। लेकिन देखिए, दक्षिण भारत की प्राचीनता का इससे प्रमाण मिलता है, कीलादी से प्रमाण मिलता है कि दक्षिण भारत की सभ्यता उतनी ही प्राचीन और विकसित है जितनी कितनी है सिंधु घाटी सभ्यता। और यहां पर इस बहस को जन्म दिया गया कि आर्य सभ्यता पहले की है या द्राविड़ सभ्यता पहले की है। यह खोज भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास और आर्य द्राविड़ विवाद को नई दृष्टि लाता है। अब आर्य कौन थे और द्राविड़ कौन थे, इनकी सभ्यता कैसी थी, उसको एक बार देख लेते हैं।
उससे आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए, आर्यों का उद्गम स्थल मध्य एशिया को माना जाता है, जबकि भारत का दक्षिणी हिस्सा द्राविड़ संस्कृति का है। इंडो यूरोपीय भाषा समूह से जुड़ती है, सांस्कृतिक प्रमुख आधार है आर्य संस्कृति का, जबकि द्राविड़ भाषा समूह से जुड़ती है द्राविड़ संस्कृति, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इसका आधार है। प्रमुख उपनिषद और साहित्य क्या है? आर्यों की प्रमुख साहित्य ग्रंथ कौन से हैं? वो वेद है, उपनिषद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि द्राविड़ संस्कृति में संगम साहित्य, शिल्पादिकारम और तोलकापियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक जीवन में गोपालन, कृषि और युद्ध कर रहे थे आर्यंस। कृषि, शिल्प और व्यापार में किसकी भूमिका थी? द्रविड़ सभ्यता की थी। धार्मिक विश्लेषण में अग्नि, इंद्र, वरुण इन देवताओं की पूजा आर्य में हो रही थी, और आर्य जो हैं वो नदी की पूजा कर रहे थे। मातृदेवी, नाग पूजा, प्रकृति पूजा और समुद्र पूजा जो है वो द्रविड़ संस्कृति में करी जा रही थी। देखिए, आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे ऐसा माना जाता है। द्रविड़ संस्कृति दक्षिणी भारत में थी ऐसा माना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, द्रविड़ की भाषा तमिल और उससे जुड़े कन्नड़, मलयालम आदि भाषा थे। आर्यों की सभ्यता में गाय का महत्वपूर्ण भूमिका है, नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। द्रविड़ संस्कृति में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्य जो है वो गौपालन और पशुपालन कर रहे थे, बाद में कृषि करेंगे। जो द्राविड़ सभ्यता है वो कृषि कर रही थी और व्यापार कर रही थी। तो ये सारी डिस्कशन के पॉइंट हैं। तो अब इस कहलादी की वजह से क्या हो रहा है? कोई कह रहा है कि ये सभ्यता प्राचीन है और कोई कह रहा है कि ये सभ्यता प्राचीन है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार दोनों सभ्यताएं जो है लगभग समान समय की हो सकती है या थोड़ी आसपास की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास में दो चीजें समकालीन हो सकती हैं, दो चीजें बेहतरीन हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दो खेल पसंद हो सकते हैं एक ही समय में, आप क्रिकेट देखना भी पसंद करते हैं या फुटबॉल देखना भी पसंद करते हैं। इसी प्रकार से दो सभ्यताएं समकालीन हो सकती। हां, हमारे पास पहले जानकारी नहीं थी तो हम पहले आर्य सभ्यता को प्राचीन मान रहे थे, और वैसे आर्य सभ्यता जो 1500 बीसी से शुरू मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1500 बीसी। जबकि द्राविड़ सभ्यता के अभी जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो 800 बीसी के मिल रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक विवाद बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं। जैसे कहलादी वाला इतिहास पीछे रह गया और राजनीतिक विवाद आगे हो गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें जरूर बताएं। ठीक है, इस साइट पे इस तरीके से उत्खनन चल रहा है। याद रखना, ये जो उत्खनन है, उत्खनन 2014 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2014 में। और ये चर्चा में कब है? ये चर्चा में है 2025 में। और इस जहां ये जगह मिली है कब की बताई जा रही है? 800 बीसी की, मतलब 2800 साल पुरानी माजरी। तो 2800 साल पुरानी, उस पे काम शुरू हुआ 10 साल पहले और आज वो चर्चा में है। यही इतिहास है। इतिहास जो है वर्तमान से कनेक्ट होता ही होता है। कितना भी आप अतीत के बारे में कह लो कि गढ़ा हुआ है, गढ़ा नहीं है, वो बार बार आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। इसलिए इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, और सही इतिहास हो, स्पष्ट इतिहास हो, साक्ष्यों के साथ इतिहास हो, बिना किसी विवाद के साथ इतिहास हो, ये जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लगा? सही से चीजें ठीक लगी? आपका विचार क्या है? ये सही चीज है, विवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।